नमस्कार। नमस्कार। आज हम इतिहास की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगा रहे हैं हाँ, बिल्कुल। और हमारा जरिया है E.H. कार की बहुत ही प्रभावशाली किताब इतिहास क्या है। जी। हमारे पास इस विचारोत्तेजक निबंध के कुछ अंश हैं और मिशन ये है कि समझें कि इतिहास आखिर लिखा कैसे जाता है, हाँ, ये ऐतिहासिक तथ्य क्या बला है और जो लिखता है मतलब इतिहासकार, उसका रोल क्या है। सही। चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। कैथरीन मोरलैंड ने कभी कहा था, मजाक में ही सही, कि मुझे अक्सर अजीब लगता है कि इतिहास इतना बोरिंग क्यों है जबकि इसका ज्यादातर हिस्सा तो मनगढ़ंत होना चाहिए। तो क्या ये बस पुरानी बातों का लेखा जोखा है या कुछ ज्यादा है? क्या इतिहासकार सिर्फ सच बताता है या वो बनाता भी है? ये बहुत अहम सवाल है। इसी सवाल की तह में जाने के लिए दो बिल्कुल अलग नजरिए देखते हैं। पहले देखिए, 1890 के आसपास लॉर्ड एक्टन जैसे लोग थे। हाँ, विक्टोरियन दौर का आत्मविश्वास। बिल्कुल, वो मानते थे कि भाई सारे दस्तावेज इकट्ठा कर लो तो अल्टीमेट हिस्ट्री मतलब अंतिम सच्चा इतिहास लिख सकते हैं जो फिर कभी बदलेगा नहीं। हाँ, एक तरह से संपूर्ण ज्ञान की खोज। सही। लेकिन फिर देखिए, सिर्फ 60 साल बाद 1950 में सर जॉर्ज क्लार्क आए जी। और उन्होंने कहा, नहीं भाई, अब इतिहासकार ऐसी उम्मीद नहीं रखते। उनका मानना था कि ज्ञान तो हमेशा इंसानी दिमाग से छनकर ही आता है। मतलब पूरी तरह ऑब्जेक्टिव सच नहीं मिल सकता। हाँ, तो कोई एकदम वस्तुनिष्ठ ऐतिहासिक सच नहीं होता। ये दिखाता है कि कैसे सोच बदलती है ना? एक पीढ़ी का भरोसा, दूसरी का संदेह है। बिल्कुल। विक्टोरियन आत्मविश्वास से 20वीं सदी के संदेह तक का सफर। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं है, ये हमारे आज को समझने से भी जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। तो 19वीं सदी में एक तरह से तथ्यों की पूजा सी होती थी। कार इसे तथ्यों का पंथ कहते हैं। हाँ, कल्ट ऑफ फैक्ट्स। इनमें सिर्फ तथ्य चाहिए। जी। और रांके का वो मशहूर जर्मन कथन। हाँ, V.S. आइगन gewesen, मतलब जैसा असल में हुआ था बस वैसा लिख दो। बिल्कुल। इस सोच के हिसाब से इतिहासकार का काम था बस तथ्य जमा करना। जैसे कोई मछली वाला अपनी दुकान पर मछलियां सजाता है, बस जमा करो और परोस दो। हाँ, एक्टन का भी यही विचार था कि बस सादा परोस दो। और सीपी स्कॉट का वो सिद्धांत, तथ्य पवित्र है, राय आजाद है। सुनने में कितना सीधा लगता है ना? हाँ, लगता तो है, पर यहीं से कार सवाल उठाना शुरू करते हैं। सही कहा। अगर तथ्य इतने ही सीधे और पवित्र हैं, तो इतिहास पर इतनी अलग अलग राय, इतनी बहसें क्यों होती हैं? बिल्कुल, यहीं से मामला दिलचस्प होता है। असल में पहला सवाल तो यही है, क्या गुजरे वक्त की हर बात ऐतिहासिक तथ्य है? अच्छा। जवाब है नहीं। इतिहासकार चुनता है, वो तय करता है कि कौन सा तथ्य इतिहास का हिस्सा बनेगा। सोचिए जरा, जूलियस सीजर ने रूबिकॉन नदी पार की, ये बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है। हाँ, सब जानते हैं। लेकिन उसी नदी को उस दिन या उससे पहले या बाद में लाखों लोगों ने पार किया होगा, उनका जिक्र क्यों नहीं? सही बात है, उनका जिक्र तो कहीं नहीं। या वो दूसरा उदाहरण कार देते हैं, 1850 में इंग्लैंड में स्टैली ब्रिज वैक्स मेले में किसी ने गुस्से में एक जिंजर ब्रेड बेचने वाले को पीट पीट के मार डाला। सालों तक ये घटना गुमनाम रही। ये ऐतिहासिक तथ्य कब बनी? जब दशकों बाद डॉक्टर किटसन क्लार्क ने इसे अपनी किताब में शामिल किया, इसे महत्वपूर्ण माना। अच्छा, तो जब तक इतिहासकार ने उसे उठाया नहीं, बिल्कुल, वो तथ्य होकर भी नहीं था इतिहास के लिए। बिल्कुल, तथ्य अपने आप में बेजुबान होते हैं। उन्हें आवाज देने वाला, उन्हें अहमियत दिलाने वाला वो इतिहासकार है। पेरेंडेलो ने कहा था ना कि तथ्य बोरी की तरह है, जब तक उसमें कुछ भरोगे नहीं वो खड़ी नहीं होगी। वाह, क्या बात है। मतलब व्याख्या के बिना तथ्य कुछ नहीं। हाँ, मतलब हर तथाकथित तथ्य में व्याख्या का अंश पहले से ही है। वो एकदम कठोर सत्य जो व्याख्या से बिल्कुल अलग हो, शायद होता ही नहीं। ये तो तथ्यों के चुनाव की बात हुई, लेकिन जिन स्रोतों से ये तथ्य मिलते हैं उनका क्या, खासकर पुराने जमाने के इतिहास में? हाँ, ये एक और परत है। प्राचीन यूनान या मध्यकाल को देखिए, हमें जो जानकारी मिलती है वो अक्सर उस वक्त के किसी छोटे ताकतवर गुट ने पहले ही चुन ली होती है। जैसे एथेंस के पढ़े लिखे नागरिक या चर्च के लोग। हाँ, बहुत कुछ तो खो गया होगा या जानबूझकर मिटा दिया गया होगा। सही। प्रोफेसर बैरेक्लो ने तो कहा भी है कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होकर भी असल में तथ्यात्मक नहीं
बल्कि स्वीकृत निर्णयों की एक श्रृंखला है। स्वीकृत निर्णयों की श्रृंखला, यानी जो मान लिया गया वही इतिहास बन गया। कुछ हद तक हाँ। और आज के इतिहासकार के सामने तो दूसरी मुश्किल है। क्या? तथ्यों का अंबार। जानकारी इतनी ज्यादा है कि उसमें से काम का क्या है और क्या नहीं, ये छांटना ही पहाड़ जैसा काम है। हाँ, ये तो है। कहते हैं लॉर्ड एक्टन बेचारे इसी चक्कर में वो अपनी किताब ही नहीं लिख पाए, इतने तथ्य जमा कर लिए। बिल्कुल। और फिर दस्तावेजों पर अंधा भरोसा करना, वो भी ठीक नहीं। क्यों? दस्तावेज तो सबूत होते ना। होते हैं, पर वो ज्यादा से ज्यादा ये बताते हैं कि लिखने वाले ने क्या सोचा या क्या दिखाना चाहा। जरूरी नहीं कि वो पूरा सच हो। अच्छा, जैसे वो जर्मनी के नेता थे गुस्ताव स्ट्रेसमैन। उनके पत्र जब छपे तो उनके सेक्रेटरी बर्नार्ड ने उनमें से वो बातें हटा दी जिनसे जर्मनी की हार के बाद की निराशा झलकती थी। ओह, मतलब एडिट कर दिया गया। हाँ, और खुद स्ट्रेसमैन ने भी तो अपने रिकॉर्ड सोच समझ कर ही बनाए होंगे ना, अपनी छवि बनाने के लिए। सही बात है। तो अगर तथ्य चुने जाते हैं, दस्तावेज अधूरे हो सकते हैं, तो फिर इतिहासकार पर कितना भरोसा करें? यहीं पे कार का वो मशहूर विचार आता है, इतिहासकार हमेशा अपने समय और समाज की उपज होता है। अच्छा। वो शून्य में बैठकर नहीं लिखता, इसीलिए इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वो बदलता रहता है। क्योंकि देखने वाले का नजरिया बदलता रहता है। बिल्कुल। क्रोचे ने कहा था, सारा इतिहास समकालीन इतिहास है। मतलब हम अतीत को हमेशा आज के चश्मे से देखते हैं। हाँ। और कॉलिंगवुड ने कहा, सारा इतिहास विचारों का इतिहास है। इतिहासकार अतीत के विचार को अपने मन में दोबारा जीने की कोशिश करता है। तो तथ्य हम तक कभी प्योर रूप में नहीं पहुंचते। नहीं, वो हमेशा लिखने वाले के दिमाग से, उसके नजरिए से रंग कर ही आते हैं। इसीलिए कार कहते हैं, इतिहास पढ़ने से पहले इतिहासकार को पढ़ो। मतलब उसकी पृष्ठभूमि जानो, उसकी मान्यताएं समझो, उसके सर पे कौन से भौरे सवार हैं ये देखो। हाँ। मतलब उसके अपने झुकाव क्या हैं? बिल्कुल। जैसे जॉर्ज ग्रोट ने ग्रीस का इतिहास लिखा तो उसमें ब्रिटिश मिडिल क्लास की उम्मीदें दिखीं। अच्छा। मोमसेन ने रोम का इतिहास लिखा तो उसमें जर्मन क्रांति की नाकामी और एक मजबूत नेता की जरूरत झलकी। सर लुइस नैमियर, जो विचारों की राजनीति से निराश थे, उन्होंने जॉर्ज III के इंग्लैंड में दिखाया कि कैसे निजी हित मायने रखते थे, सिद्धांत नहीं। ये तो बड़ी दिलचस्प उदाहरण है। हाँ, ये दिखाते हैं कि इतिहास लेखन सिर्फ अतीत का नहीं, बल्कि उस समाज का भी आईना है जिसमें वो लिखा जा रहा है। 19वीं सदी का आशावाद, 20वीं सदी का संदेह, सब झलकता है। तो अगर इतिहासकार इतना बंधा हुआ है अपने समय से, तो फिर सवाल ये उठता है कि इतिहास को चलाता कौन है? कोई महान व्यक्ति या पूरा समाज? हाँ, ये क्लासिक बहस है। वो बैड किंग जॉन वाली सोच कि राजा बुरा था इसलिए सब बुरा हुआ, क्या ये सही है? कार इसे काफी हद तक नकारते हैं। कुछ इतिहासकार जैसे मिस वेजवुड व्यक्तियों पर जोर देते हैं, लेकिन क्या हम किसी व्यक्ति को समाज से अलग देख सकते हैं? नहीं, शायद नहीं। वो रॉबिन्सन क्रूसो वाली बात तो कहानी ही है। बिल्कुल, हम सब समाज में ही बनते हैं, सीखते हैं। इतिहास व्यक्तियों के कामों का अध्ययन तो करता है, पर अकेले में नहीं। समाज के अंदर, उनके रिश्तों के संदर्भ में। हाँ, और उन पर असर डालने वाली सामाजिक ताकतों के संदर्भ में। इतिहास सिर्फ राजा रानी की कहानी नहीं है। कार्लाइल महान व्यक्तियों पर जोर देते थे, पर लेनिन ने कहा था कि इतिहास तो लाखों गुमनाम लोग बनाते हैं। सही। और यहीं एक और पेचीदा बात आती है, इरादों और नतीजों की। अच्छा, वो क्या? अक्सर लोग कुछ सोचकर करते हैं, पर नतीजा कुछ और ही निकलता है, अनपेक्षित। हाँ, होता है ऐसा। एडम स्मिथ का अदृश्य हाथ, हेगेल की विवेक की चालाकी, मार्क्स, टॉल्स्टॉय, सबने ये देखा कि इतिहास सिर्फ लोगों के सोचे समझे इरादों से नहीं चलता। तो फिर इतिहासकार घटनाओं को जोड़ता कैसे है अगर इरादे ही सब कुछ नहीं है? यहीं पर कारण और कार्य कारण संबंध यानी कॉजेशन का सवाल आता है। इतिहासकार का मूल काम ही है क्यों पूछना। हाँ, ये घटना क्यों हुई? बिल्कुल, इतिहास एक तरह से कारणों की खोज है, और अक्सर किसी एक घटना के पीछे कई कारण होते हैं। जैसे रूसी क्रांति, उसके पीछे तो सालों का संतोष, युद्ध, नेतृत्व, बहुत कुछ था। सही। और इतिहासकार सिर्फ कारण गिनाता नहीं, वो उनका एक क्रम तय करता है, एक हायरार्की बनाता है। हाँ। कौन सा ज्यादा अहम, कौन सा कम। और यही उसकी व्याख्या होती है। हाँ, बिल्कुल। गिबन ने रोमन साम्राज्य के पतन के कारण बताए, विग इतिहासकारों ने बताया कि इतिहास कैसे आजादी की तरफ बढ़ रहा था। ये सब कारणों का ही खेल है। लेकिन इसी से वो सवाल जुड़ता है, क्या सब कुछ पहले से तय है? नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म।
कार कहते हैं कि नियतिवाद का मतलब सिर्फ ये मानना है कि हर घटना का कोई न कोई कारण होता है, वो यूं ही नहीं हो जाती। अच्छा, ये मतलब नहीं कि हमारी आजादी खत्म हो गई? नहीं, हमारे काम स्वतंत्र भी हैं और निर्धारित भी। हम चुनते हैं, पर हमारे चुनाव के पीछे भी कारण होते हैं। और जब इतिहासकार कहते हैं कि यह होना अपरिहार्य था, इनएविटेबल, तो उनका मतलब होता है कि इसके होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। हाँ, कारण बहुत मजबूत थे। हमें काश ऐसा ना हुआ होता वाले सवालों में ज्यादा नहीं उलझना चाहिए। वो कल्पना है, इतिहास नहीं। लेकिन फिर संयोग का क्या? चांस, एक्सीडेंट, वो क्लियोपैट्रा की नाक वाली बात। हाँ, या ग्रीस के राजा अलेक्जेंडर का बंदर के काटने से मर जाना। हाँ, उससे पूरा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया था। क्या ये बस इत्तेफाक थे? देखिए, कार के हिसाब से ये भी कारण कार्य की कड़ियां हैं, लेकिन ये उस मुख्य कहानी से अलग हैं जिस पर इतिहासकार ध्यान दे रहा है। मतलब इतिहासकार उन कारणों को चुनता है जो उसकी कहानी के लिए मायने रखते हैं, जो एक तर्कसंगत पैटर्न बनाते हैं जिनसे कुछ सीखा जा सकता है। जैसे वो रॉबिन्सन वाली मिसाल कार देते हैं, सड़क दुर्घटना वाली। हाँ। अगर कोई आदमी सिगरेट लेने सड़क पार करते हुए गाड़ी से टकरा जाए, तो इतिहासकार क्या ये लिखेगा कि सिगरेट की तलब कारण थी? शायद नहीं। वो शायद नशे में ड्राइविंग या ब्रेक फेल होने पर ध्यान देगा। बिल्कुल, क्योंकि ये तर्कसंगत कारण है जिनसे सबक मिलता है, जो दोबारा हो सकते हैं। संयोग अनोखे होते हैं, तर्कसंगत कारण हमें समझने में मदद करते हैं। ठीक है, तो कारणों की इस खोज के बाद वो बड़ा सवाल आता है, क्या इतिहास आगे बढ़ रहा है? क्या ये प्रगति है? हाँ, ये एक बड़ा दार्शनिक सवाल है। ये विचार कि इंसान बेहतर हो रहा है, ये तो काफी पुराना है। यहूदी ईसाई परंपरा, फिर एनलाइटनमेंट, 19वीं सदी का विज्ञान। हाँ, एक आशावाद था, लेकिन 20वीं सदी ने 2 विश्व युद्ध, तानाशाही, इस भरोसे को बहुत चोट पहुंचाई। बर्ट्रैंड रसल जैसे लोग कहने लगे कि शायद हम पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या प्रगति का विचार मर चुका है? कार ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं प्रगति को सही से समझना होगा। कैसे? ये कोई बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं है, ये सीखी हुई चीजों का, ज्ञान का, कौशल का, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना है, सामाजिक हस्तांतरण है। अच्छा, और ये सीधी रेखा में नहीं होता? नहीं, उतार चढ़ाव आते हैं, रुकावटें आती हैं। जो एक के लिए प्रगति है, दूसरे के लिए पतन हो सकता है, और इसकी कोई तय मंजिल नहीं है, ये बस एक प्रक्रिया है। एक्टन ने इसे आजादी की तरफ बढ़ना कहा था। हाँ, कार के लिए प्रगति का मतलब सिर्फ तकनीक या पैसा नहीं, बल्कि इंसान की अपनी दुनिया, अपने समाज और खुद को समझने और बेहतर बनाने की क्षमता में बढ़ोतरी है। तो इस लिहाज से 20वीं सदी में क्षमता तो बड़ी है। निश्चित रूप से बड़ी है, भले ही हमने उसका इस्तेमाल हमेशा सही ना किया हो। लड़ाइयों ने असर कम किया है, पर क्षमता बड़ी है। और आखिर में वो सवाल जिससे शुरू किया था, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। अगर तथ्य चुने जाते हैं, इतिहासकार बंदा है, तो क्या ऑब्जेक्टिव इतिहास संभव है? कार का जवाब है नहीं। अगर ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ऐसी सच्चाई है जो इतिहासकार से पूरी तरह आजाद हो। क्योंकि तथ्य तो ऐतिहासिक बनते ही व्याख्या से है। बिल्कुल, तो फिर ऑब्जेक्टिविटी क्या है? कार के अनुसार ये तथ्यों की नहीं, संबंधों की है। तथ्य और व्याख्या के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच, और अतीत और भविष्य के बीच। हाँ, सबसे जरूरी, कोई ऐसा बाहरी फिक्स्ड पैमाना नहीं है जिससे इतिहास को हमेशा के लिए परख लें। इतिहास बदलता है क्योंकि हमारा भविष्य का नजरिया बदलता है। ये थोड़ा अजीब है कि ऑब्जेक्टिविटी का पैमाना भविष्य में है। हाँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारी समझ विकसित होती है, हम अतीत को ज्यादा गहराई से, ज्यादा व्यापक रूप से देख पाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इतिहासकार वो है जो अपनी सीमाओं को पहचान कर, उनसे ऊपर उठकर अपनी नजर भविष्य पर रखता है, ताकि अतीत को बेहतर समझ सके। बिल्कुल। इसमें तथ्य और मूल्य अलग नहीं है, वो एक दूसरे को बनाते हैं। प्रगति भी इसी लेन देन से होती है। और ये भविष्य की ओर देखने वाली नजर आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि दुनिया बहुत बदल गई है। 20वीं सदी ने विज्ञान, तकनीक, समाज सब बदल दिया, और इतिहास का दायरा भी बहुत फैल गया है। सही कहा। अब इतिहास सिर्फ यूरोप के कुछ खास मर्दों की कहानी नहीं रहा। अब ज्यादा समूह, वर्ग, समुदाय, देश, महाद्वीप सब इतिहास में आ रहे हैं, जिन्हें पहले शायद इतिहास का कर्ता माना ही नहीं जाता था, बस प्रकृति का हिस्सा। हाँ, तो अब एक सार्वभौमिक इतिहास, यूनिवर्सल हिस्ट्री की जरूरत है। एक्टन ने भी ये सोचा था। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमें इतिहासकारों को और समाज को भी एक ज्यादा खुला नजरिया अपनाना होगा। अतीत में खोए रहने के बजाय बदलाव को समझना होगा, इसे एक अवसर के रूप में देखना होगा। हाँ। तो आज की चर्चा को समेटे अगर, तो कार हमें दिखाते हैं
कि इतिहास कोई मरी हुई चीज नहीं बल्कि एक जिंदा प्रक्रिया है। हाँ, एक संवाद। इतिहासकार और तथ्यों के बीच, आज और कल के बीच, तथ्य चुने जाते हैं, व्याख्या की जाती है। इतिहासकार अपने समय से प्रभावित होता है। बिल्कुल। कारण अहम है पर संयोग भी है। प्रगति एक जटिल विचार है पर मानवीय क्षमता के विकास से जुड़ा है। और ऑब्जेक्टिविटी वो एक लक्ष्य है जो भविष्य की समझ के साथ बढ़ता है। बिल्कुल सही। और कार का शायद सबसे शक्तिशाली विचार यही है कि इतिहास अतीत और भविष्य के बीच एक अंतहीन बातचीत है। जैसे जैसे हमारे भविष्य के लक्ष्य बदलते हैं, हम अतीत को नए सिरे से देखते हैं। तो ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हमारा भविष्य का नजरिया हमारे अतीत की व्याख्या को बनाता है, तो आज हम जिस भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, चाहे वो उम्मीद भरा हो या चिंता भरा, वो हमारे इतिहास की समझ को कैसे बदल रहा है। हाँ। आज हम किन तथ्यों को अहम मान रहे हैं, क्यों? और क्या हम वाकई इतिहास के दायरे को इतना फैला रहे हैं कि उन सभी आवाजों को सुन सकें जिन्हें पहले अनसुना किया गया था? यकीनन बहुत जरूरी सवाल है सोचने के लिए। इसी के साथ कार के विचारों की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।